तो देखो अपन कर रहे थे पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर अध्याय 7 कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट थ्योरी अपन कर रहे थे, कार्य कारण सिद्धांत। तो सिलेबस का पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, और ये जितने भी हो गए थे ना, इनमें से ओनली ये रह गया था, ये चार रह गए थे। स्वभाववाद, पीलूपाक, पितृपाक, अनेकवाद अपन ने कर लिया था, और स्वभाव परमवाद। मतलब स्वभाववाद पढ़ेंगे अपन, पीलूपाक पढ़ेंगे, पितृपाक पढ़ेंगे, और स्वभाव परमवाद। ये चार सिद्धांत अपने रह गए थे, ये अपन कर लेते हैं, फिर अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहुंचते हैं सिलेबस पे। यहाँ तक अपन ने कर लिया था अनेक एकांतवाद, मतलब जैन दर्शन मानता है, ये अपन ने कर लिया था। अब करेंगे पीलूपाक। व्हाट इज द पीलूपाक, व्हाट इज द पितृपाक। मतलब दोनों सिद्धांत साथ में आते हैं। क्वेश्चन आता है कि पीलूपाक किसे कहते हैं, पीलूपाक से आप क्या समझते हैं, पितृपाक से क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यह सिद्धांत वैशेषिक दर्शन द्वारा मान्य है, ठीक है, और यह सिद्धांत न्याय दर्शन द्वारा मान्य। तो ये किसने माना, पीलूपाक वैशेषिक दर्शन ने, पितृपाक किसने माना, न्याय दर्शन ने। आप अंतर में कुछ नहीं है, बस दो इसको इधर लिख देना, उसको इधर, इसको इधर लिख देना, कोई अंतर मतलब दोनों को साथ में लिख देना तो अंतर हो जाएगा ऑटोमेटिक। भाई ये सिद्धांत वैशेषिक दर्शन ने माना, ये सिद्धांत न्याय दर्शन ने माना। पीलू का अर्थ होता है परमाणु, इसके अनुसार यानी पाक यानी अग्नि संयोग। पाक किसी भी चीज़ का पाक करते हैं, मतलब पकाते हैं, मतलब अग्नि का संयोग करते हैं। जैसे कि फल कच्चा था, सूरज की रोशनी से टाइम के अनुसार पका, पक्का हो गया। जैसे कि कोई मिट्टी का घड़ा था, कच्चा था, अग्नि का संयोग किया, उसको खुमार जानते हो, खुमार, वो हांडी में बर्तनों को मतलब अग्नि जला के बर्तनों को पकाता है। वो 7 दिन तक, महीने दिन तक, 1 महीने तक वो अग्नि जलती रहती है, उसमें बर्तन पकते रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को पकानी है तो अपन को अग्नि का संयोग करना है। जैसे सब्जी को पकानी है, रोटी पकानी है, खाना पकाना है, कुछ भी करना है, तो पाक यानी अग्नि का संयोग। तो पीलू यानी परमाणु, पाक यानी अग्नि संयोग। तो पीलू का अर्थ होता है परमाणु, इसके अनुसार पाक यानी अग्नि संयोग से अवयवी नहीं परंतु परमाणुओं में परिवर्तन होता है, जिससे पदार्थ का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। कहने का मीनिंग है कि पीलू पाक यानी क्या होता है कि भाई अग्नि संयोग से अवयवी नहीं परंतु परमाणुओं में परिवर्तन होता है, जिससे पदार्थ का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। इसे हम आधुनिक मत अनुसार रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कह सकते हैं। किसको केमिकल चेंज बोल रहे हैं, पीलू पाक को, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे अभी बताऊंगा, इसको बोलते हैं वो फिजिकल चेंज। तो एक अंतर ये हो गया कि भाई पीलू पाक को अपन केमिकल चेंज कहते हैं, पीटर पाक को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो देखो, न्याय दर्शन द्वारा मान्य, इसे आधुनिक मत अनुसार भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। अब समझना, उदाहरण से समझ में आएगा। यह परिवर्तन 3 बातों पर निर्भर करता है। जो परिवर्तन होता है किनसे, परमाणुओं में। जैसे कि अपन ने आइसोमेरिज्म पढ़ी ना, समयावयवता, समयावयवता पढ़ी होगी पीएमटी के टाइम यस पे सर, आपने। यस सर। तो उसी तरीके से ये कि भाई थोड़ा सा भी अग्नि थोड़ी सी ये चेंज हो जाता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, इस तरीके से है ये। यह परिवर्तन 3 बातों पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति, भाई किस तरह का पदार्थ है, किस उसकी नेचर क्या है, उसके संगठक परमाणुओं की रूपरेखा। जैसे कि समझो, एक तो हीरा है। अब हीरा कितनी ज़्यादा अग्नि की मात्रा लेगा तब जाके परिवर्तन होगा, क्योंकि हीरा का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाखों में होता है। ठीक है, एक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल पदार्थ जो तुरंत थोड़ी सी भी उसमें पाके पिघल जाता है, तो उसकी पदार्थ की प्रकृति क्या है, अग्नि का संयोग कितना करना है, उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जैसे कि कोई चीज़, जैसे अब मैंने हीरे का एग्जांपल दिया, हीरा कितना ज़्यादा, जिसका मतलब गलनांक और ताम्पांक बहुत कम हो, थोड़े से भी नहीं पिघल जाए, वो मतलब सूरज की रोशनी में पिघल जाए, हीरा थोड़ी पिघलेगा, हीरे का तापमान बहुत ज़्यादा है। तो पदार्थ की प्रकृति पर, उसके परमाणुओं की संगठन रूपरेखा पर, भाई किस तरह की रूपरेखा है, नॉर्मल है, कठोर है, किस तरह की है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तेज की तीव्रता मात्रा, जैसे रबर मृदु, जैसे खर मृदु मध्य, ये खर है। तेज की तीव्रता, जो अपन अग्नि लगा रहे हैं, एक तो हल्की लगा रहे हैं या मध्यम लगा रहे हैं, हल्की मीडियम सी, या फिर एकदम हाई वोल्टेज वाली उष्णता वाली दी, तो तेज की तीव्रता मतलब अग्नि की तीव्रता। तेजस परमाणु की उपजातियां, जो अणु से टकराती हैं, तेज का विलक्षण संयोग। और जो तेजस परमाणु की उपजातियां, जो अणु से टकराती हैं, तेज का विलक्षण संयोग। और ये मतलब एक तरीके से अग्नि का वो पदार्थ कौन सा, ये पदार्थ और अग्नि का जो संयोग होता है, ठीक है, उस तरह कैसी रिएक्शन होती है, कैसा मेजरमेंट बनता है, उसके आधार पर तेजस परमाणु की उपजाति जो अणु से टकराती है, तेज का विलक्षण संयोग कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि एक सफ़ेद अपने सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कम अवशोषित करता है ऊर्जा को। एक ब्लैक कपड़ा पहन के जाओ धूप में, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये अवशोषण,
तो ये तेजस परमाणु की वजह जो अणु से टकरा दिए तेज का विलक्षण संयोग किस तरह का, या तो पार कर रहा है उस अग्नि को या फिर उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, शोषित कर रहा है। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। कौन सा निर्भर करता है, क्या निर्भर कर रहा है, परिवर्तन। कौन सा, केमिकल चेंज। पीलूपाक, अब इसको उदाहरण दो, उदाहरण से समझो कि कच्चे फल के रूप रस गंध तथा स्पर्श तथा पके फल के रूप रसगंध तथा स्पर्श, इन दोनों में भिन्नता होती है। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें भी चलेगा, ये इसमें भी चलेगा। यहाँ रसगंध तथा स्पर्श अग्नि संयोग से जो गुणों में परिवर्तन हुआ है वह पीलूपाक है। देखो यहाँ पे बोला कि इसके अनुसार पाक अग्नि संयोग से अवयवी नहीं परंतु परमाणुओं में परिवर्तन है, जिससे पदार्थ का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, मतलब गुणों में चेंजेज हो रहा है। केमिकल यानी गुणों में चेंज। तो कच्चे फल के, अब एक आम है, मैंगो समझते हो, कच्ची कैरी, उसका रूप रस गंध तथा स्पर्श, उसका रूप भी अलग रहेगा। देखो कच्चा तो हरा रहेगा, रस खट्टा रहेगा, गंध उसमें एक तीखी सी रहेगी, ठीक है, स्पर्श भी अलग रहेगा, एकदम कड़क रहेगा क्योंकि कच्चा है। तथा पके फल में देखो रूप चेंज हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा, रस मीठा हो जाएगा, गंध मीठी मीठी आने लग जाएगी, स्पर्श एकदम मुलायम वो स्मूथ सा हो जाएगा, पूरे चेंज हो गए ना। तो इन दोनों में भिन्नता मिलती है, ये कॉमन एग्जाम्पल। अब इसमें से केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है कि इसमें से रस गंध तथा स्पर्श, कि भाई जो रस का चेंज हुआ ना, क्योंकि अंदर से चेंज हुआ, गंध की जो चेंज हुई, मतलब जो स्मेल आ रही थी पहले अलग थी बाद में अलग हुई थी, और स्पर्श कि पहले मतलब कठोर था बाद में मुलायम हो गया, पक गया। तो अग्नि संयोग से मतलब पकने से, टाइम लगा, धूप की रोशनी में वो पका, मतलब अग्नि संयोग हुआ। मान लो किसी भी माध्यम से अग्नि संयोग हुआ तो पकने से गुणों में परिवर्तन हुआ है, पीलूपाक है। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने रूप क्यों नहीं लिखा, रूप कि रसगंध स्पर्श लिख दिया, तो यहाँ पर रूप को क्यों छोड़ दिया, रूप पीटरपाक का उदाहरण है। न्याय दर्शन द्वारा मान्य इसे आधुनिक दर्शन में भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अनुसार अग्नि संयोग होने पर पाक अवयवी फल में होता है, परमाणुओं में नहीं। कहने का मीनिंग ये है कि इसके अनुसार अग्नि संयोग होने से पाक अवयवी में होता है, परमाणुओं में नहीं। ये ऐसे बोलता है कि भाई परमाणुओं में कोई चेंज नहीं होता हमारे अनुसार, बस रूप में चेंज होता है, मतलब भारी। इसमें परमाणु के संगठन जो का त्यों रहता है, उनके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं है। इसे पिंड पाक भी कहते हैं। किसको, पीटर पाक को पिंड पाक भी कहते हैं। फल में अग्नि संयोग से पकने से फल का रूप चेंज होता है, अवयव का रूप परिवर्तन, मतलब अवयव का जो रूप परिवर्तन होता है ना, वो पीटर पाक है। इसमें ये एग्जाम्पल नहीं देखे, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जो कच्ची हांडी होती हैं, कच्चे मटके होते हैं जो कुम्हार बनाता है, उसका देखो ऐसा कैसा रहता है आकार, उसके जब अग्नि का संयोग होता है ना तो वो काली काली होती है पहले, लेकिन जब अग्नि का संयोग हो जाता है उसका रूप चेंज हो जाता है। तो वो उसमें क्योंकि परमाणु में ऐसा कैसा रहता है, ना तो उसमें कुछ चेंज हुआ, उसका रूप चेंज नहीं, उसका मतलब एक तरीके से ना तो गुणों में चेंज हुआ, ना कुछ रस में चेंज हुआ, ना गंध में चेंज हुआ, सब कुछ ऐसा कैसा रहता है, बस उसका रूप चेंज हो गया क्योंकि वो पक गया। लेकिन पीटर पाक का मैं एग्जांपल मतलब एक तरीके से रूप का चेंज, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया फल में अग्नि संयोग पकने से फल का रूप चेंज होता है, मतलब पहले हरा हरा था बाद में पीला हो गया। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो साथ में कि सर उसके गुणों में भी चेंज हुआ ना, वो केमिकल चेंज है, दोनों क्रियाएं साथ में भी तो हो सकती हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे, ये कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें से मैंने छांट दिया कि भाई इसमें रस गंध तथा स्पर्श तो केमिकल चेंज है, और जो रूप का चेंज हुआ वो भौतिक चेंज है। सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे छांट दिया। आप इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल, कि भाई कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तब उसको अग्नि संयोग से पहले तो उनका कलर अलग होता है, काला काला होता है, जो मिट्टी का कलर होता है ना सेम वैसा कलर होता है। लेकिन जब अग्नि का संयोग हो जाता है तो उनके रूप में चेंज हो जाता है, परमाणुओं में कोई चेंज नहीं होता। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे वो एग्जाम्पल। मैं इसको काट के बिल्कुल सही कर दूंगा क्योंकि आप कन्फ्यूज रहोगे, तो मैं यहाँ पे इसको काट के वो दोबारा दूसरा एग्जाम्पल लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कन्फ्यूजन रहोगे, क्योंकि आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते समय जब मिट्टी के बर्तनों को अग्नि संयोग से पहले का रूप अलग होता है, जब अग्नि का संयोग हो जाता है 15 से 20 दिन अग्नि के संयोग में रखता है उनको, तो उनका रूप चेंज हो जाता है और उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो ज्यों का त्यों रहता है, परमाणुओं का संगठन ज्यों का त्यों रहता है। जिसका वो आकार था ना, जिस साइज में उसने बनाया था, जिस आकार का वो उसने बनाया था वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन उसका रूप चेंज हो जाता है। तो वो होता है पीटर पाक में। समझ में आ गया, यस या नो? क्लियर? यस सर। ओके। आप आपने, मैं अभी लिख के भी ना दूँ तो आप समझ जाना कि इसमें क्या एग्जाम्पल देना, कुमार वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। अब देखो दो हो गए, दो और बचे, स्वभाववाद और स्वभाव परमवाद। अब ये स्वभाववाद क्या है, मतलब नेचर थ्योरी, नेचुरल थ्योरी होती है ना, स्वभाव, ये भाई नेचर है अपना, तो नेचर अब इसका स्वभाव ही ऐसा है तो नेचर थ्योरी बोलते हैं इसको। ये सिद्धांत चारवाक दर्शन की देन है। किसने दिया? चारवाक दर्शन ने। ठीक है,
स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का होना मान्य नहीं करता। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है। ये बोलता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई, क्योंकि चारवाक दर्शन ईश्वर नहीं मानता, आपको पता है ना, नास्तिक है। तो ये क्या बोलता है कि स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का होना मान्य नहीं करता, कि ईश्वर को, ब्रह्मा को, आत्मा को, ये सब चीज़ें मान्य नहीं करता, वो अलौकिक शक्ति को मान्य नहीं करता। उसके अनुसार परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन होना उसके स्वभाव में ही था। अगर उसने, किसी ने मान लो कि चोरी कर ली, इसके जीन में ही है, इसके स्वभाव में ही है। इसने इसको पीट दिया, इसके स्वभाव में ही है। ऐसा बोलता है कौन? चारवाक दर्शन। कि भाई किसी, मान लो जैसे कि दूध से दही बन रहा है, ठीक है, वो बोलता है कि दूध से दही बन रहा है तो इसके स्वभाव में ही है, इसको परिवर्तन होना ही था। जैसे कि दूध से पनीर बन रहा है तो वो बोलेगा इसके स्वभाव में ही है दूध से पनीर बनना। वो हर चीज़ को स्वभाव में, मतलब कि इसका नेचर है, ये ऐसा करेगा ही, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल दिया कि ये व्यक्ति फटता नहीं है, स्टडी नहीं करता ये लड़का, इसके स्वभाव में ही है मस्ती करना, नेचर, इसका नेचर ही ऐसा है। ये हमेशा सात्विक व्यक्ति है, हमेशा अच्छी बातें करता है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये नेचर अच्छी बातें करेगा। तो हर चीज़ को उन्होंने स्वभाव के ऊपर डाल दिया, उसको बोल दिया स्वभाववाद। ये किसने दिया? चारवाक दर्शन ने। स्वभाववाद परिवर्तन में किसी, ये दोबारा से सेम लाइन होगी इसलिए मैंने इसका क्रॉस मार दिया, सेम टू सेम कॉपी कर दी मैंने 2 बार। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं के ही स्वभाव अधीन मानता है। कि स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, ये ऐसे नहीं बोलता कि भाई कारण नहीं है, कारण मानता है, लेकिन ये क्या बोलता है कि फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तु के ही स्वभाव अधीन मानता है। ये बोलता है कि भाई कोई जैसे मकान बन रहा है तो उसका कारण क्या था? रोड़ी, पत्थर, बजरी, मिस्त्री, मजदूर जो भी थे उसके कारण थे, उनकी नकारता नहीं है कि, लेकिन ये ऐसे बोलता है कि ये सब उन वस्तुओं का स्वभाव है, रोड़ी का, पत्थर का, बज्जर का, ये जितने भी मजदूरों का, इसका स्वभाव है कि इसका मकान बना के देंगे अपन को, इनका स्वभाव है, नेचर है। ये ऐसे बोलता है कौन? चारवाक दर्शन। अब देखो, स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं के स्वभाव अधीन मानता है। अग्नि में स्वभाव है उष्णता और जल में स्वभाव है शीतता। ये बोलता है कि जो भी गुण पाया जाता है ना, स्वभाव के कारण पाया जाता है, नेचर के कारण पाया जाता है। कि भाई अग्नि का स्वभाव उष्ण है, जल का स्वभाव शीत है, ये देखो स्वभाव है, मतलब नेचर है इनका, ठीक है। सुश्रुत संहिता में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम को माना है। ये इंपॉर्टेंट है, पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जगत की उत्पत्ति में कारण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। यहाँ पे देखो स्वभाव, नेचर, कि भाई उत्पन्न होना भी एक नेचर है, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति, परिणाम, इन सब का संयोग होने पर प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, मतलब जगत की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक स्वभाव को भी इंक्लूड किया, इसलिए इसकी मान्यता है कि नेचर भी कुछ चीज़ होती है, जिसकी चीज़ में उत्पत्ति होना था, लिखा हुआ था, वो उत्पत्ति होगा। यहाँ पे इसलिए स्वभाव को लिया, तो ये स्वभाववाद हो गया, ठीक है। अब आ गया स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद, थ्योरी ऑफ द नेचुरल डिस्ट्रक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रक्शन, विनाश। स्वभाव परम का सिद्धांत चरक संहिता की मौलिक देन है। ये किसकी थी? चारवाक दर्शन ने माना था। ये किसने माना है? चरक संहिता की मौलिक देन, मतलब कि ये सिद्धांत चरक संहिता में ही बताया गया है और कहीं नहीं बताया, ठीक है। सबसे पहले चरक संहिता में इसकी बात की गई थी, इससे पहले किसी ने इसको नहीं बताया, ठीक है। तो चरक संहिता में अच्छा सिद्धांतों में इनकी गणना होती है, तो चरक संहिता की मौलिक देन है। स्वभाव परम का अर्थ है स्वभाव से उपरम, इसका मतलब इच्छित किया। स्वभाव परम का इसका मतलब संधि विच्छेद किया, स्वभाव से उपरम ऐसा होता है। तो उपरम का अर्थ होता है नाश, अतः स्वभाव परम का अर्थ है स्वभाव से नाश होना, स्वभाव से डिस्ट्रक्शन। देखो थ्योरी ऑफ द नेचुरल डिस्ट्रक्शन, मतलब स्वभाव से विनाश हो रहा है वो। तो स्वभाव परम का अर्थ है स्वभाव से उपरम ऐसा होता है, उपरम का अर्थ है नाश होता है, अतः स्वभाव परम का अर्थ है स्वभाव से नाश होना। अब देखो, विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका, मतलब धातुओं का, दोषों का, मलों का, कुछ भी मान लो कि विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका विनाश स्वभाव से होता है, इसे स्वभाव परम कहा गया। कि ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, फिर भी वो नष्ट हो रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सब कुछ नष्ट हो गया, तो वो क्या है? स्वभाव परम। अब इसका एग्जाम्पल बहुत यूनिक है, आप समझना। इसकी परिभाषा देख लो, जो ये लाइन लिखी ना, ये संस्कृत में भी है। स्वभावत विनाश कारण निरपेक्षा दूरपरम विनाश स्वभाव परम। कि स्वभाव भावत विनाश कारण निरपेक्ष दूरपरम विनाश है, कि विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने के पर भी उनका, यही है मतलब एक तरीके से ये, कि विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका विनाश स्वभाव से होता है, वो स्वभाव परम कहा गया है। चक्रपाणी टीका में लिखा गया है, शरक सूत्र, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये परिभाषा याद हो जाए ना, संस्कृत कर लेना, नहीं तो ये हिंदी तो आपको याद करनी है। अब देखो, किसी भी भाव की उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता।
बिना किसी कारण के ही, बिना किसी स्वभाव के ही ऑटोमेटिक नष्ट हो रहा है, उसके स्वभाव में ही नष्ट होना है, तो वो होगा। उदाहरण देखना, समझना, तब समझ में आएगा। यदि किसी व्यक्ति में अतिरिक्त आहार से वात का प्रकोप हो गया, मतलब वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी चिकित्सा हम स्निग्ध आहार से करेंगे। मान लो वात बढ़ गया, कि वात का गुण क्या है, रुक्ष, तो अपन उसको अब घी पिलाएंगे, ठीक है। या फिर वात की चिकित्सा क्या है, सर्वश्रेष्ठ तेल, उसका स्निग्ध मतलब तेल खिलाएंगे, क्योंकि रुक्ष के विपरीत स्निग्ध। अब समझो, यहाँ स्निग्ध आहार से अपन उसको तेल खिलाए तो क्या होगा, कफ की उत्पत्ति करता, ठीक है। जो स्निग्ध है ना, वो क्या करेगा, कफ की उत्पत्ति कर रहा है, जिससे वात का शमन अपने आप हो जाता है। यहाँ उत्पत्ति में कारण है, अपन ने भाई स्निग्ध खिलाया इसलिए कफ की उत्पत्ति हुई, लेकिन वात ऑटोमेटिक नष्ट हो गया। उत्पत्ति कफ की हुई लेकिन वात ऑटोमेटिक नष्ट हो गया। यहाँ उत्पत्ति में कारण है परंतु विनाश में कारण नहीं है। ऐसे थोड़ी बोला अपन ने कि भाई उस तेल ने वात का नाश कर दिया, क्योंकि वात ने, उस तेल ने क्या किया, कफ को उत्पन्न किया, उसके विपरीत गुण वाला चीज को उत्पन्न किया, कफ को उत्पन्न किया, कफ ऑटोमेटिक फिर वात नष्ट हो गया, क्योंकि कफ की उत्पत्ति होगी तो वात ऑटोमेटिक नष्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वभाव परमवाद, मतलब ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन, कोई कारण ही नहीं था। समझो इस चीज को कि भाई किसी व्यक्ति में अतिरिक्त आहार से वात का प्रकोप हो गया, वात बढ़ गया बॉडी में, तो अपन क्या करेंगे भाई, वात की चिकित्सा करनी है, मतलब वात को कम करना है, वात को नष्ट करना है। तो अपन ने तेल पिला दिया, उसको तेल खिला दिया, अच्छी वाले तेल की मालिश कर दिया, अभ्यंग कर दी, तो तेल से क्या हुआ, कफ की उत्पत्ति हुई। भाई तेल से कफ की उत्पत्ति हुई, क्योंकि तेल और कफ समान गुणधर्म है, तो उसकी उत्पत्ति हो गई। अब कफ की उत्पत्ति होगी तो ऑटोमेटिक बिना किसी कारण के वात नष्ट हो गया। ऐसे ही थोड़ी बोला कि भाई इसके भाई एक स्पेसिफिक रीजन दिया कि इसने वात को ही नष्ट किया और कोई काम ही नहीं किया। वात का नष्ट क्यों है, क्योंकि कफ की उत्पत्ति हो गई इसलिए वात नष्ट हो गया। तो उत्पत्ति में तो कारण है लेकिन नष्ट में कोई कारण नहीं है, यही स्वभाव ब्रह्मवाद है, ठीक है। तो ये दी एंड अपना सिलेबस हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे। अब करेंगे अपन हिस्ट्री। हिस्ट्री कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, तो इजी रहेगी, समझा दूंगा आपको। थोड़ी सी पढ़ लेना, हिस्ट्री तो क्या पढ़ने की होती है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। क्लासें लगेंगी, 4-5 से क्लासें लेंगे हिस्ट्री की भी अपन। तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं अब।